ड्यूटी नर्स को चूंकि अपने जान के लाले पड़ गए थे, इसलिए वो फौरन ना बता सकी कि उस औरत ने जख्मी को इंजेक्शन दिया है। डॉक्टर भी उसी को बचाने में लगे रहे। जब डॉक्टर जख्मी के कमरे में आए और उसे देखा तो वो मरा पड़ा था। जहर अपना काम कर चुका था। नई नर्स को सिरिंज समेत गिरफ्तार कर लिया गया। 2 घंटों के अंदर लेबॉर्ट्री वालों ने तहरीरी रिपोर्ट दे दी कि इंजेक्शन की सिरिंज में जो एक आध कतरा दवाई का रह गया था, ये बड़ा तेज जहर था। मैं इसीलिए देर से आया हूँ कि मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लूँ। पोस्टमार्टम फौरन किया गया। पता चला कि मकतूल के जिस्म में वही जहर पाया गया है जो सिरिंज में था। ये तो साफ जाहिर है कि जख्मी को रानी ने मरवाया है। मैंने कहा, शायद ये औरत इकबाल जुर्म कर लेगी और बता देगी कि कत्ल रानी ने करवाया है। खाने के दौरान भी हम इस वारदात की बातें करते रहे। मुझे यही एक डर था कि ये वारदात अगर रानी ने करवाई है तो आज ही रात वो हमारे खिलाफ भी कोई ना कोई कानूनी या मुजरिमाना कार्रवाई ज़रूर करेगी। मैंने मंसूर को इस खतरे से आगाह किया। मैं और अरोना सहन में सोएंगे, मंसूर ने कहा, और तुम खानू कमरे में सोना। अगर कोई खतरा हुआ तो मेरे इशारे पर यह खिड़की खोल कर निकल जाना। रात के 12 बज रहे थे जब हम सोने के लिए उठे। ऐन उस वक्त बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मंसूर ने पहला काम यह किया कि कमरे की बत्ती बुझा दी। फिर उसने मुझे कहा कि वो दरवाज़ा खोलने जा रहा है। अगर कोई खतरा हुआ तो वो ज़ोर से खांसेगा और मैं खांसी सुनते ही खिड़की से कूदकर इधर उधर देखकर निकल जाऊं, और अगर वो ना खांसे तो मैं इत्मीनान से कमरे में ही रहूं। अरोना सहन में चली गई। मैं कमरे में मंसूर की खांसी के इंतज़ार में खड़ा रहा। मुझे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई, लेकिन खांसी की आवाज़ ना आई। मेरा दिल बड़ी ज़ोर से धड़कने लगा। वक्त निहायत आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। कई मिनट गुजर गए। मुझे ये खतरा भी महसूस हुआ कि मंसूर को पकड़ कर ही ना ले गए हों या उसे खंजरों से ही मार कर ना चले गए हों। मैंने फैसला कर लिया कि 1 आध मिनट और इंतज़ार करूंगा, फिर मैं भागने के बजाय बाहर के दरवाजे की तरफ चला जाऊंगा। मैं मंसूर को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था। इतने में अरोना कमरे में आई। उसने मुझे बताया कि कोई खतरा मालूम नहीं होता, वो किसी के साथ बातें कर रही हैं। अरोना अभी मेरे पास ही थी कि दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। फिर मंसूर अंदर आया। उसने बत्ती जलाई। रानी भी गई। मंसूर ने कहा, कहाँ? मैंने पूछा। खुशकिस्मत थी कि बड़े ही भयानक अंजाम से बच गई। मंसूर ने कहा, उसने खुदकुशी कर ली है। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कमरे में एक बम फटा हो और मेरे जिस्म के पर खच्चे उड़ गए हों। फिर ऐसे लगा कि जैसे मेरा जिस्म बर्फ़ की तरह ठंडा हो गया हो। अरोना की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वो मंसूर से पूछ रही थी कि रानी ने क्यों और किस तरह खुदकुशी की है। वो नर्स जिसने ज़ख्मी को जहर का इंजेक्शन लगाया था, वो नर्स नहीं थी, मंसूर ने बताया। वो एक जराइम पेशा औरत थी जो नर्सों के कपड़े पहनकर और जहर का इंजेक्शन सिरिंज में भरकर बड़ी दलेरी से उस कमरे में गई जहां मकतूल बेहोश पड़ा था। वो जख्मी को पूरा इंजेक्शन नहीं दे सकी थी। फिर ड्यूटी नर्स ने उसे पकड़ लिया। तस्वुर में लाओ कि ये औरत किस कदर दलेर थी कि उसने बचा हुआ इंजेक्शन नर्स को लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके जिस्म में एक आध कतरा ही गया और ड्यूटी नर्स को डॉक्टरों ने बचा लिया। उस औरत ने तशद्दुद के पहले मरहले में ही इकबाल जुर्म कर लिया और बताया कि उसे रानी ने इस काम के लिए 5000 रुपया दिया था। उसका पूरा बयान लेकर रानी को गिरफ्तार करने के लिए डीएसपी खुद रानी के घर गया। उसके बेडरूम में गए तो रानी का बिस्तर खून से लाल था। उसका सर पलंग से नीचे लटक रहा था। फर्श पर एक रिवॉल्वर पड़ा था। रानी मर चुकी थी। गोली उसकी एक कनपट्टी में दाखिल होकर दूसरी तरफ से निकल गई थी। रानी को पता चल गया होगा कि उसकी भेजी हुई औरत पकड़ी गई है और उसका मिशन नाकाम हो गया है। उसका मिशन ये था कि जख्मी को बयान देने के काबिल होने से पहले ही कत्ल कर दिया जाए। रानी के पलंग के करीब पड़ी हुई तपाई पर एक कागज़ पड़ा था। उस पर रानी ने सिर्फ इतना लिखा था कि मैं खुदकुशी कर रही हूँ। ये जो आदमी अभी आया था, ये मेरी ब्रांच का हेड कांस्टेबल था। मुझे यही इत्तला देने आया था। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मैं हवा में उड़ा जा रहा हूँ और हर सू घुप अंधेरा है। ऐसे भी महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म से सारा खून निकल गया हो। अब घबराने की कोई वजह नहीं रही खानू, मंसूर ने मेरे सर पर हाथ रखकर और मुझे झंझोड़ते हुए कहा। खतरा टल गया है। मैं तो शुक्राने के नवाफिल पढ़ूंगी, अरोना ने कहा। अब मुझे चले जाना चाहिए मंसूर भाई, मैंने कहा, और मुझे अपनी आवाज़ ऐसे लगी जैसे बड़ी दूर से आ रही हो। 2-4 दिन और खानू, मंसूर ने कहा। अब उम्मीद बन गई है कि मैं तुम्हारा रिकॉर्ड साफ करवा सकूंगा। नहीं मंसूर भाई, अचानक मेरे जिस्म में जान आ गई और मैंने बड़ी जानदार आवाज़ में कहा, मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। मैंने इंस्पेक्टर मंसूर की ये बात मान ली कि मैं चंद दिन उसके यहाँ रुका रहूँगा, लेकिन मैंने अपने आप को इस खुशफहमी में मुब्तला ना किया कि मंसूर मेरे जुर्म बख्शवा देगा। अरोना भी यही जिद करती थी कि मैं उनके यहाँ रहूँ। वो कहती थी कि मंसूर बड़ा अक्लमंद आदमी है और उसका असर व रसूख भी है। वो मुझे पिछले जराइम की सज़ा से बचा लेगा, लेकिन
मुझे यही नजर आ रहा था कि मुझे बचाने की मुखलिसाना कोशिश का नतीजा ये ना हो कि मैं पकड़ा जाऊं। मैं इसलिए भी वहां नहीं रुकना चाहता था कि अरोना जवान और खूबसूरत औरत थी। मैंने उसे दिल की गहराइयों से बहन बना लिया था, लेकिन मंसूर आखिर इंसान था। किसी भी वक्त उसके दिल में मेरे और अरोना के मुतल्लिक शक पैदा हो सकता था। मंसूर सारा दिन बाहर रहता था। ये खतरा इसलिए पैदा हो गया था कि अरोना मेरे साथ कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ हो गई थी। उसकी बेतकल्लुफी में बहन भाइयों वाला ही अंदाज था, लेकिन ये मर्द और औरत का मामला बड़ा नाजुक होता है। मैं कोई नेक और पारसा आदमी नहीं था। मैंने सोचा कि इससे पहले कि इस किस्म की कोई बदमज़गी पैदा हो जाए, मैं यहाँ से चला जाऊँ। 2 ही दिन गुजरे थे कि मंसूर रात को ही अपनी ड्यूटी से वापस आया तो वो कुछ बुझा बुझा सा था। अरोना ने उसकी इस हालत को ख़ास तौर पर महसूस किया और पूछा कि वो क्यों परेशान है। रानी मर तो गई है, मंसूर ने आह भर कर कहा, लेकिन अपना कुछ जहर पीछे छोड़ गई है। मैं और अरोना चौंक पड़े और हम दोनों उसके करीब हो गए। दोनों ने बैक वक्त पूछा, क्या हुआ? मेरे साथ मेरी ब्रांच में एक मुसलमान इंस्पेक्टर है, मंसूर ने कहा। हमारी दोस्ती बड़ी गहरी है, हमने इकट्ठे ट्रेनिंग की थी। मैं उससे मशवरा लेना चाहता था कि मैं खानू को बचाने की क्या सूरत इख्तियार करूं। मैं खुलकर सही बात तो नहीं कह सकता था। मैंने कहा कि अगर कोई मफरूर मुजरिम जिसके जुर्म संगीन हो ऐसा कारनामा कर गुजरे जिससे हुकूमत को फ़ायदा पहुंचे, तो क्या कोई ऐसा कानून है जो उस मफरूर मुजरिम के जुर्म माफ़ करवा दे? मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि मैंने उससे यह बात क्यों पूछी है, क्या मेरी नज़र में कोई ऐसा मुजरिम है? मैंने उसे बताया कि एक महफिल में यह सवाल उठा था और मैं इसका कोई जवाब न दे सका। मेरा दोस्त मुस्कुराया और उसने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा, फिर कहने लगा, मंसूर भाई, तुम मेरे दोस्त नहीं मेरे भाई हो। मैं आज तुमसे एक बात करना चाहता था। अब तुमने मुझे शक में डाल दिया है कि तुम्हारे खिलाफ पर्दे पर्दे में जो अफवाह फैल रही हैं वो गलत नहीं। मैंने उससे पूछा कि मेरे खिलाफ क्या अफवाह फैल रही है। उसने कहा, डीएसपी का रीडर हमारे एक सब इंस्पेक्टर का करीबी रिश्तेदार है। रीडर ने उस सब इंस्पेक्टर के कान में यह बात डाली है कि इंस्पेक्टर मंसूर के हाथ में कोई नामी गरामी जराइम पेशा है जो उसकी मदद कर रहा है। अभी यह किसी को पता नहीं चला कि वो नामी गरामी मुजरिम कौन है और क्या कोई ऐसा मुजरिम तुम्हारे कब्जे में है भी या नहीं। मैंने उससे पूछा कि यह महज शक है या अंदर ही अंदर तहकीकात हो रही हैं। मेरे दोस्त ने जवाब दिया, मैं ये तो नहीं बता सकता कि तहकीकात हो रही हैं या नहीं। मैं तुम्हें खबरदार करना चाहता हूँ कि तुम्हारे खिलाफ ये शक अगर सही है तो किसी मुजरिम के साथ तुम्हारा ताल्लुक है, उसे दिल्ली में ना रहने दो। ये तो इत्तफाक की बात है कि ये बात मेरे कानों तक पहुँच गई है। मुझे खतरा ये नहीं आ रहा कि किसी रोज़ ऐसे होगा कि अचानक तुम्हारे ऊपर एक जाल फेंक दिया जाएगा और तुम निकल नहीं सकोगे। इस पहलू पर भी गौर करो मंसूर भाई, हमारी ब्रांच में अक्सरियत गैर मुस्लिमों की है। उनमें हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है और हम सिर्फ 3 मुसलमान हैं। तुम्हारे ये 2 कारनामे मामूली नहीं कि तुमने 2 बड़े खतरनाक गिरोह तोड़े हैं। अंग्रेज़ अफसर तो खुश हो गए हैं, लेकिन हमारे स्टाफ के हिंदू और सिख खुश नहीं। वो नहीं चाहते कि एक मुसलमान DSP हो जाए। ये लोग भी तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई इल्ज़ाम सच्चा साबित कर देंगे। तुम्हें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। तुम अपने मुखबरों पर भी इतना ज़्यादा भरोसा ना किया करो और उन्हें अपनी दिल की कोई बात ना बताया करो। मेरे दोस्त की इस बात ने मुझे परेशान कर रखा है। मुझे जाने दें मंसूर भाई, मैंने कहा। कहीं ऐसा ना हो कि महज शक पर आपके घर पर छापा पड़ जाए। अरोना के पास दूसरे क्वार्टरों में रहने वाली औरतें भी आती रहती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं कहीं बरामदे में या सहन में हूँ और कोई औरत अचानक अंदर आ जाए और मुझे देख ले। ये औरत आपके पड़ोस में रहने वाले पुलिस इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर की बीवी भी हो सकती है। अगर बात सिर्फ मेरे पकड़े जाने पर ख़त्म हो जाए तो मैं परवाह ना करूं, लेकिन मेरे साथ आप भी पकड़े जाएंगे, मुझे ना रोकें मंसूर भाई। मंसूर ने सर झुका लिया। अरोना कभी मंसूर को कभी मुझे देखती थी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। साफ पता चलता था कि वो कुछ कहना चाहती है मगर कह नहीं सकती। उसके तासुरात बता रहे थे कि वो नहीं चाहती कि मैं पकड़ा जाऊं और वो ये भी नहीं चाहती कि मंसूर पर कोई मुसीबत आन पड़े। खानू भाई, मंसूर ने सर उठाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों की सुर्खी बता रही थी कि वो आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा है। उदास और जज्बाती लहजे में कहने लगा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे मेरे खलूस की आप कीमत देना चाहते हैं मंसूर भाई, मैंने कहा, और अपने सवाल का मैंने खुद ही जवाब दिया। आप मुझे कीमत दे चुके हैं। मैंने आपसे जो सिला लेना चाहा था वो मैंने ले लिया है। मंसूर भाई, सिर्फ ये वादा करें कि मैं चला जाऊंगा तो आप मुझसे ये सिला छीन नहीं लेंगे। मंसूर और अरोना के चेहरों पर हैरत का तासुर आ गया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। वो मेरी बात नहीं समझे थे। मैं आपके घर में अरोना की खातिर दाखिल हुआ था, मैंने कहा, पहले मुजरिमों की तरह, फिर दोस्तों की तरह।
मंसूर भाई, मैं सिर्फ ये दरख्वास्त और ये उम्मीद लेकर आया था कि आप अरोना की ज़िंदगी में जहर न घोलें। ये तो अल्लाह ने मेरी मदद की और वो हिंदू लड़की जिसका नाम शोभा था, धोखा और फ्रेब निकली। अल्लाह ने मेरी मदद यूं भी की कि आपने मेरी नीयत पहचान ली और आप किसी वहम में ना पड़ गए। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आप अरोना के पास वापस आ गए और आपने अरोना को गले लगा लिया। मेरे लिए यही सिला बहुत है। मंसूर भाई, अब ऐसा ना हो कि मैं चला जाऊं तो आप किसी और शोभा के तिलिस्म में गिरफ्तार हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो ये अरोना के साथ नहीं, ये मेरे साथ धोखा होगा। मैं अगर जिंदा ना रहा तो मेरी रूह बदरू बनकर आपसे इंतकाम लेगी। मैंने अरोना को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे और अरोना के दरमियान अब कोई नहीं आ सकता खानू, मंसूर ने कहा। जिंदा रहे तो जिस तरह अब हमारी मुलाकात हो गई थी, फिर भी कभी आमना सामना हो ही जाएगा। मंसूर चुप हो गया और उसने सर झुका लिया। फिर उसने सर उठाकर नजरें मेरे चेहरे पर गाड़ दी। उसने हल्की सी आह भरी और पूछा, कहाँ जाओगे, क्या करोगे? कुछ नहीं सोचा, मैंने जवाब दिया, सिवाय इसके कि दिल्ली से निकल जाऊं। करूंगा क्या, मैं कर ही क्या सकता हूं। मैं रातों का मुसाफिर हूं मंसूर भाई, दिन की रोशनी मुझे रास नहीं आती। अंधेरे में चलता चला जाऊंगा और कब्र के अंधेरे में उतर जाऊंगा। हो सकता है फांसी के तख्ते के रास्ते अपनी तारीक मंजिल तक पहुंचूं। मेरा मतलब कुछ और है खानू, मंसूर ने कहा। मैं कहना यह चाहता हूं कि डाकुओं की दुनिया में ना जाना। तुम डकैती, राहजनी और कत्ल से ज्यादा भयानक जुर्म कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी फितरत मुजरिम नहीं। तुम्हारे वजूद में एक बड़ा ही नेक आदमी कैद है। उसे आज़ाद कर दो और अपने आप को उसकी कैद में डाल दो। मैं आपका मतलब समझ गया हूं मंसूर भाई, मैंने कहा। कोशिश तो यही करूंगा कि डाकुओं की दुनिया में वापस न जाऊं, लेकिन मैं किसी के साथ वादा नहीं कर सकता। अगर मजबूर हो गया तो भी जुर्म से बचने की कोशिश करूंगा। किसी के साथ नेकी करने की मुझे कोशिश नहीं करनी पड़ती। मैं जब मरने लगूंगा तो बहुत बड़ी नेकी करके मरूंगा। मैं चलता फिरता 10,000 रुपया हूँ। किसी गरीब से कहूंगा कि मुझे पुलिस के हवाले कर दे और सरकार से 10,000 रुपया वसूल कर ले। आज रात नहीं, मंसूर ने कहा, कल रात तुम्हें दिल्ली से निकाल दूंगा रेलगाड़ी से। आसाम की तरफ निकल जाना। हमने उस रात बहुत बातें की। अरोना बोलती थी तो उसकी आवाज़ भर्रा जाती थी। मंसूर मुझे बताता रहा कि मैं आसाम तक किस तरह पहुंचूं और वहां क्या करूं। अगली रात 9 बजे के करीब एक एक्सप्रेस गाड़ी मुझे दिल्ली से निकाल कर ले गई। मंसूर मेरे साथ रेलवे स्टेशन तक जाना चाहता था, मगर मैंने उसे रोक दिया। अगर मुझे कोई पहचान लेता और मंसूर मेरे साथ होता तो वो भी पकड़ा जाता और वो DSP बनते बनते जेल में बड़ी लंबी कैद का कैदी होता। उसने मुझे मौलवी बल्कि किसी जामिया मस्जिद का खतीब बनाकर घर से निकाला था। दाढ़ी तो मेरी बड़ी हुई थी ही। उसने एक दिन मेरे लिए सफ़ेद पापलेन की कमीज़ और लट्ठे की शलवार सिलाई थी। नया चुगा, कुल्ला और मलमल की पगड़ी भी ले आया था। नए जूते भी लाया था और साथ एक तस्बीह भी थी। मुझे याद आया कि मैं सूबा सरहद में जब गया था तो मेरा बहरूप कुछ इसी किस्म का था। मंसूर ने मुझे 200 रुपया दिया था। आज 200 रुपया बहुत थोड़ी रकम समझी जाती है, मगर उस ज़माने में ये बहुत ज़्यादा रकम थी। मैं अरुणा को रोता छोड़कर उसके घर से निकला था। मंसूर को मैंने दरवाजे से बाहर नहीं आने दिया। मैंने ये एहतियात इसलिए की थी कि वहाँ से निकलकर जब मैं ज़रा परे हो जाऊं और कोई मुझे देख ले तो उसे ये ना पता चले कि मैं मंसूर के क्वार्टर से निकला हूँ। बड़ी सड़क पर जाकर मुझे तांगा मिल गया और मैं रेलवे स्टेशन पहुँच गया था। कलकत्ता तक 3rd क्लास का टिकट लिया और मैं रेलगाड़ी में सवार हो गया। उस ज़माने में रेलगाड़ियों में रश नहीं हुआ करता था, बल्कि मुसाफिर ऐसे डब्बे में बैठते थे जिसमें चंद एक मुसाफिर बैठे हुए हों। रात को तो हर गाड़ी में 2-3 डब्बे खाली ज़रूर होते थे। मैं एक लंबे डब्बे में बैठा था। मुझे आज भी याद है कि इतने बड़े डब्बे में कुल 13 मुसाफिर थे। मैं अलग थलग बैठ गया और तस्बीह हाथ में लेकर दाने फेंकने और होठ हिलाने लगा, जैसे मैं कोई विर्द या वजीफा कर रहा हूँ। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ थी। दिल्ली की रोशनियाँ बड़ी तेज़ी से पीछे हट गई थी। गाड़ी तारीकी को चीरती जा रही थी। मेरी उंगलियां तस्बीह के दानों को फेंक रही थी और मेरा जहन वक्त के लम्हे फेंकता मुझे दूर पीछे ले गया और लम्हे बन मंदिर में जाकर रुक गए, जहां मैंने पहली बार रानी को देखा था। वहां से जहन में मुझे दिल्ली में मंसूर के क्वार्टर में ले गया, जहां दरवाजे की दर्ज से मैं रानी को आखिरी बार देख रहा था। उस पहली मुलाकात और आखिरी बार छुपकर देखने के दरमियानी अरसे में आसमान में बेशुमार तारे टूट गए थे। जब मंसूर ने बताया कि रानी ने अपने आप को गोली मार ली है तो ऐसे लगा जैसे एक सयारा शरारे बनकर आसमान की वुसअत में खो गया है। मैं समझता था कि रानी को मौत नहीं आ सकती। डब्बे में मुसाफिर ऊँग रहे थे। 3-4 मुसाफिर लंबी सीटों पर सो गए थे। रेलगाड़ी छोटे छोटे स्टेशनों को पीछे फेंकती जा रही थी। 2-4 बत्तियां नजर आती और रेलगाड़ी फिर अंधेरे में चली जाती थी। मैंने अभी तक नहीं सोचा था कि कलकत्ता पहुंचकर कहाँ जाऊंगा।
अहमद अली का ख्याल आया, लेकिन जहन में उस ख्याल को उगल दिया। अहमद अली के पास जाने का मतलब था डाकुओं और राहजनों की दुनिया में वापस चले जाना, लेकिन मुझे वहीं जाना था। इसके सिवा और कोई मेरी मंजिल थी ही नहीं। इसी दुनिया के बासी मुझे पनाह दे सकते थे। मेरी सोचें फिर अहमद अली की तरफ चली गईं और मैं उस तक पहुंचने की सोचने लगा। इंसान को जब कहीं पनाह नहीं मिलती तो वो अपने जहन में जा छुपता और अपने इर्द गिर्द बड़े ही हसीन और दिलफरेब तसव्वुरात का जाल तान लेता है। इस दिलफरेब दुनिया का वो बादशाह बन जाता है। मैं भी तसव्वुरात में अहमद अली के पास पहुंच गया और एक बार फिर राहजन और डाकू बन गया। हम एक शहर में डाका जनी के लिए गए। वो महल जैसा मकान था। हम अंदर चले गए और घर के किसी आदमी की आंख खुल गई। उसके शोर मचाने पर उस मकान का चौकीदार 3-4 आदमियों को साथ लेकर आ गया। उनके हाथों में बर्छियां और तलवारें थी। हमारे पास 2 खंजर और धा थे। हम 4 आदमी थे। घर के हर उस आदमी को हमारे हाथों कत्ल होना था जो हमारे मुकाबले के लिए आया था। 2 आदमी मेरी तरफ आए, ये तसव्वुर था और मैं तसव्वुरों की दुनिया का हलाकू खान था। लेकिन हुआ यूं कि मेरा पसीना निकल आया और मैंने महसूस किया कि मेरे जिस्म से जान निकल गई है। मैं भागने का रास्ता देखने लगा। तसव्वुरों में कोई यूं नहीं भागा करता, किसी का यूं पसीना नहीं निकल आया करता जिस तरह मेरा निकल आया था। मैं अपने तसव्वुर से भाग निकला और रेलगाड़ी के डब्बे में दुबक गया। गाड़ी एक और स्टेशन से रन थ्रू हो रही थी। रफ्तार इतनी तेज थी कि गाड़ी एक पटड़ी से दूसरी पटड़ी पर हुई तो पहियों ने धमाका नुमा शोर बुलंद किया और गाड़ी इतनी जोर से दाएं बाएं हिली जैसे उलट जाएगी। गाड़ी तो ना उल्टी, मेरी दुनिया उलट गई। पहियों की धमाका नुमा आवाज ने मेरे दिल पर खौफ तारी कर दिया। मैं अपने वजूद के अंदर लर्जा महसूस करने लगा और मुझे बुज़दिली का एहसास होने लगा। ऐसे लगा जैसे मेरा ज़मीर करा रहा हो और रूह सिसकियां ले रही हो। मैंने बाहर देखा, चांद उभरने लगा था। दरख्त भूतों की तरह एक दूसरे के पीछे भागे जा रहे थे। मेरे दिल पर खौफ की गिरफ्त और मजबूत हो गई। डब्बे में जो चंद एक मुसाफिर थे वो सो चुके थे। मैं अकेला जाग रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऐसे महसूस होता था जैसे मैं सो गया तो पकड़ा जाऊंगा। एक ख्याल ये भी आया कि अपने आप को ख़त्म क्यों ना कर लूं। ये काम आसान था। डब्बे का दरवाज़ा खोलकर सर के बल गाड़ी से कूदना था। अचानक अपना बेटा याद आ गया और उसके साथ ही मेरे आंसू निकल आए। अपने बेटे की याद ने तड़पा दिया। दिल ने पक्का इरादा कर लिया कि अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी तो उतर जाऊंगा और अपने वतन की तरफ जाने वाली गाड़ी में सवार हो जाऊंगा। फिर क्या होगा? पकड़ा जाऊंगा। हो सकता है अपने घर तक भी ना पहुंच सकूं और पकड़ा जाऊं। गाड़ी 3-4 स्टेशनों पर रुकी थी। कोई और मुसाफिर सवार नहीं हुआ था। शायद 3.5-4 घंटे गुजर गए थे। गाड़ी दिल्ली से बहुत दूर निकल गई थी। शायद दूसरे सूबे में दाखिल हो गई थी। इसकी रफ्तार सुस्त होने लगी और गाड़ी रुक गई। ये कोई रेलवे स्टेशन था। फौरन ही इंजन ने विसल दी और उसके साथ ही डब्बे में 3 आदमी सवार हुए। ये बड़ा लंबा डब्बा था। वो दूसरी तरफ के दरवाजे से अंदर आए थे और दरवाजे के साथ वाली सीट पर बैठ गए थे। उन्हें देखकर मुझ पर घबराहट तारी हो गई। 2 आदमी पुलिस की वर्दी में थे। एक हेड कांस्टेबल था और दूसरा कांस्टेबल, तीसरा सिविलियन कपड़ों में था। वो सीट पर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे थे। उनमें से किसी ने अभी मेरी तरफ नहीं देखा था। गाड़ी स्टेशन से निकल आई और उसकी रफ्तार तेज हो गई थी। ये किसी कस्बे का स्टेशन था। कस्बे की चंद एक बत्तियां थीं जो पीछे दूर रह गई थीं। उन 3 आदमियों में से एक ने, जो सिविलियन कपड़ों में था, मेरी तरफ देखा। फिर उसने आंखें इस तरह सुकेड़ लीं जैसे मुझे गौर से देख रहा हो। कुछ देर बाद मुझे देखकर उसने हेड कांस्टेबल से कुछ कहा। हेड कांस्टेबल ने मेरी तरफ देखा, फिर कांस्टेबल ने मेरी तरफ देखा। फिर उन्होंने आपस में खुसर फुसर की। हेड कांस्टेबल उठा और मेरी तरफ आने लगा। उसके पीछे कांस्टेबल और उसके पीछे सिविलियन भी इधर ही आने लगे। मेरा दिमाग गाड़ी की रफ्तार से तेज चल पड़ा। क्या उन्होंने मुझे पहचान लिया है? क्या इन्होंने मुझे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखा था? ये मुझे इस डब्बे में सवार होता ना देख सके होंगे। उन्हें सिर्फ ये यकीन हो गया होगा कि मैं इसी गाड़ी में सवार हुआ हूँ। ये भी गाड़ी में सवार हो गए और हर डब्बे में मुझे देखते रहे। अब गाड़ी इस स्टेशन पर रुकी तो मेरी तलाश में इस डब्बे में आ गए और मैं उन्हें मिल गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मुझे खतीब या पीर समझा हो, और ये भी कि मैं जाग रहा हूँ तो वो मेरे पास बैठने और मेरे साथ बातें करने के लिए आ रहे हों। मैं जिस सीट पर बैठा था वो पूरी की पूरी खाली थी। ये सब ख्याल और सवाल बड़ी तेज़ी से मेरे जहन में आए। मैं डरने वाला आदमी नहीं था। मैं एक्टिंग कर सकता था, उन्हें उल्लू बना सकता था, लेकिन मुझ पर पहले ही खौफ सवार था। बुज़दिली का एहसास बढ़ता ही जा रहा था। हेड कांस्टेबल मुझसे 4-5 कदम दूर रह गया था। उस ज़माने में पुलिस की पगड़ियाँ होती थी। मुसलमान और हिंदू की पगड़ी में नुमायां फ़र्क होता था। ये हेड कांस्टेबल मुसलमान था। मैंने हेड कांस्टेबल का चेहरा देखा। उसका चेहरा भेड़िए जैसा हो गया।
उसके होंठों के कोने से मुझे 2 लंबे लंबे दांत बाहर को आते हुए नजर आए। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहकने लगीं। मुझे ऐसे शक हुआ जैसे वो भेड़ियों की तरह गुराया हो। क्या ये मेरी जहनी कैफियत का असर था कि मुझे इतना अच्छा इंसानी चेहरा भेड़िए के चेहरे की तरह दिखाई देता था? क्या ये मेरे गुनाह थे जो भेड़िए के रूप में बढ़े आ रहे थे और मुझ पर गुरा रहे थे? मैं भूल गया था कि मुझ में एक पुरस्रार ताकत भी है। मेरी इस हालत के मुतल्लिक मुझे रानी ने बताया था। मुझे ये भी याद न रहा कि मेरे जिस्म में इतनी ताकत है कि मैं इन तीनों का मुकाबला कर सकता हूँ और तीनों को गाड़ी से नीचे फेंक सकता हूँ। मगर मेरी हर ताकत पर बुज़दिली की और खौफ की बर्फ पड़ गई थी। भेड़िया मेरे करीब आ गया। दरवाज़ा मेरे बाएं हाथ था और मैं दरवाजे के साथ बैठा था। मैंने बड़ी तेजी से बाएं हाथ से दरवाज़ा खोला और उठकर दरवाजे में जा खड़ा हुआ। गाड़ी किसी दरिया के पुल पर भागी जा रही थी। चांद और ऊपर आ गया था। दरिया चमक रहा था। उस मौसम में दरिया चढ़े हुए थे। ये दरिया जो मेरे नीचे था समुंदर की तरह वसी दिखाई देता था। सोचने का वक्त नहीं था। मैंने पुल का जंगला देखा। ज्यादा ऊंचा नहीं था। उसकी ऊंचाई वहां तक थी जहां से रेलगाड़ी का दरवाजा शुरू होता था। जंगला जरा परे था। मैंने मरने का इरादा तो पहले ही किया था। अब गिरफ्तारी से बचने का इरादा कर लिया। मैंने गाड़ी का सहारा छोड़ दिया और इस तरह जिस्म को जरा आगे किया जैसे तालाब में डाइव लगाने के लिए किया जाता है। मैंने पाँव पर पूरा जोर डाला और स्प्रिंग की तरह आगे को उछला। मैं हवा में था। जंगले के ऊपर से मैं साफ गुजर गया। फिर मैं नीचे जाने लगा। दरिया बहुत नीचे था। गाड़ी का दरवाजा खोलने, उठने और दरवाजे में खड़े होकर दरिया में कूदने में बमुश्किल 3-4 सेकंड्स लगे होंगे।